अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज कौमी असम्बली के इजलास में राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को आईना दिखाया है, धुआंधार तकरीर की है और अपनी जो गिरफ़्तारी के हवाले से जो ANF ने उन्हें गिरफ़्तार किया था, 15 किलो हीरोइन उन पर लगाई गई थी, इसके हवाले से तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो बहुत बड़ी बात है कि कुरान पाक लेकर आए थे ऐवान में, कौमी असम्बली के फ्लोर पर, और कुरान पाक हाथ में रख कर जो है वो उन्होंने हल्फन ये बयान दिया है कि मुझे गलत गिरफ़्तार किया गया था। मैंने कभी किसी नशई के साथ, किसी स्मगलर के साथ या किसी मंशियात फ़रोश के साथ मेरा तल्लुक़ नहीं है, मैंने कभी किसी की सिफारिश नहीं की। और कुरान पाक पर हाथ रख कर उन्होंने हल्फिया बयान दिया है और मुतालबा किया है स्पीकर से कि ये मेरा पूरा जो बयान है, कोई आधे घंटे से ज़्यादा की तकरीर थी तकरीबन, और उन्होंने कहा है कि ये बयान जो है स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र किया जाए, भेजा जाए, स्टैंडिंग कमेटी इस पर तहकीकात करे और जो तमाम हक़ाइक़ हैं वो ऐवान में पेश किए जाएं। और अगर मैं झूठ बोलूं तो खुदा मुझे भी तबाह करे, और जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, मैं हक़ पर हूं तो खुदा उनको भी तबाह करे, उनको बद्दुआएं भी दी हैं। राना सनाउल्लाह के इस पूरे बयान पर आज बात करेंगे। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले वही गुजारिश होगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। खत्री साहब, राना सनाउल्लाह ने इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी एक, उसमें भी कुरान पाक लेकर आए थे। कुरान पाक तो फिर इससे पहले ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने भी सर पे रख के कराची प्रेस क्लब में हल्फन एक बयान दिया था, लेकिन झूठ तो नहीं था ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा का, जो उन्होंने बातें की थी तकरीबन वो दुरुस्त थी। तो राना सनाउल्लाह की बात पे कुरान पाक उठाया है तो हम तो यकीन करेंगे, लेकिन हुकूमत पे या इदारों पे इसका कोई सेहत पे कोई असर पड़ता है? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मैं जब वो राना साहब बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था, मुझे वो शेर याद आ रहा था कि तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। आपको याद होगा कि क्योंकि आज खुद उन्होंने अपनी तकरीर में फरमाया कि वो 10 साल वज़ीर कानून रहे, और जिस तरह वो बोलते थे जब वो वज़ीर कानून थे, तो वो जो रौनक थी जो उनकी बातों में, वो तो बदकिस्मती से नून लीग के हर शख्स में है। हाँ, लेकिन ये वो सरापा रौनक थे, सरिया के हाँ, जो कहते हैं नून लीग के लिए मशहूर है। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत ही कमज़ोर तरीन जो शख्स होता है ना, वो राना सनाउल्लाह बोल रहा था। जाहिर बात है कि सारे लोग समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से जब उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई थी तो वो सियासी इंतकामी कार्रवाई थी, और वो इस सेंस में भी इंतकामी कार्रवाई थी कि आपको याद होगा कि इसी ऐवान के अंदर शहरयार आफरीदी ने कहा था कि वीडियोस भी हैं, सारी चीज़ें हैं, अल्लाह को जान देनी और मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन वक्त ने उनको बिल्कुल झूठा साबित किया ना, और राना सनाउल्लाह को आखिरकार 6 माह बाद ज़मानत मिली। सवाल ये है कि पाकिस्तान में उन्होंने 2-4 बहुत बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि 60 साल पहले चौधरी ज़हूर इलाही को जिस तरह भैंस चोरी के केस में फंसाया गया था, आज भी वो कालक जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम पर है, तो ये भी उनके ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया उसकी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट बनाई जाए, और वो जो उन्होंने आज यहाँ तकरीर की है इसको ही बयान बनाकर उसको पेश किया जाए। मैं भी पेश होता हूँ, ANF भी आए और दीगर फोर्सेस हैं, जो लोग हैं स्टेक होल्डर, उनको भी बुलाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक तो ये बात उन्होंने कही। दूसरी बात ये थी कि जब वो कुरान पाक लाए तो उसमें वो ये कह रहे थे कि जिन्होंने ये कार्रवाई की अगर वो गलत हैं तो खुदा का कहर उन पर नाज़िल हो, और जिन्होंने ये हुक्म दिया उनके ऊपर भी खुदा का कहर नाज़िल हो। तो जाहिर बात है कि वो उनका निशाना इस बात के दौरान कोई वो सिर्फ ANF नहीं था, 1-2 इदारे या शख्सियात और भी थी। तो एक तो ये रखें। दूसरा ये कि आज आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह राना सनाउल्लाह ने बात की तो हुकूमत के जितने इत्तेहादी थे वो उनके हक़ में बोल, बड़ी बात है, बड़ी बात, ठीक है ना। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मीर खालिद मक्सी ने उनके खुद हाथ उठाकर उनकी तरफ इशारा करके कहा कि मैं हक़ और सच के साथ खड़ा हूँ। इकबाल अली मोहम्मद खान जो इकबाल मोहम्मद अली खान जो MQM के हैं, उधर GDA जो उनकी इत्तेहादी है उसकी सायरा बानो वो खड़ी हो गई। तो इस तरह मुझे ये कि ये पहली बार हुकूमत को शिकस्त हुई, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जिस तरह मुराद सईद साहब मतलब कि वो
गरजते हैं, बरसते हैं। आज उनकी उनका बात टोन में भी बिल्कुल वो टोन जो भी स्लो था। वो आज काफ़ी अपनी वो जो डाउन था, पुरानी डाउन, तकारीर थी डाउन, उससे डाउन। मुलायम थे। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर जो वो हैं अपने अल्लाह आपका भला करे, आफरीदी। शहर आफरीदी, वो आएंगे, वो बात करेंगे। मकसद कहने का वज़ीर ये, मंशियात। हाँ वज़ीर मंशियात। अब ये है, आप देखिएगा कि ये जो जनवरी का महीना है, लेकिन आज पार्लिमानी तारीख का इन दिनों में जो हुकूमत के दिन हैं, गुज़िश्ता एक साल के दौरान उनकी कारकर्दगी ये थी कि 11 से 12 कानून पास हुए थे, लेकिन आज एक ही दिन के अंदर 6 कानून पास हुए, ठीक है ना। वो अपोजिशन की मेहरबानी से। मकसद ये कि वो जो कवानीन उन्होंने पास किए थे वो गैर कानूनी तरीके से पेश किए थे ना, गैर आईनी तरीके हाँ, से। जाहिर है। ज़ाहिर बात है, एक फेस सेविंग उनको भी चाहिए होती, तो नतीजा ये निकला कि उन्होंने ये किया। अच्छा काम है, मतलब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ठीक किया। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में दीगर जो कवानीन अब जो उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी को भेजे उस पर बातचीत होगी, और मुझे लग ये रहा है कि 15 जनवरी तक जो बिल स्टैंडिंग कमेटी को गए हैं वो सारे के सारे अगले हफ्ते पास हो जाएंगे। तो हुकूमत जैसे ही पास करके इसी सेशन में प्रोरोग करेगी, तो मार्च में मुझे लगता है कि फिर इनकी ज़बानें उसी तरह जो है वो लड़खड़ाएंगी आग उगलेंगी और ये सारी सूरत हाल आपके सामने होगी। तो ये एक इससे यही सबब था कि राना सनाउल्लाह जब आए ऐवान में ज़मानत के बाद, तो आज पहली बार ही उनको मौका मिला। उन्होंने बातें ठीक की हैं। मैं ज़ाती तौर पर इस बात का हामी हूँ कि इसकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बननी चाहिए, इसको तमाम फरीक़ैन को बुलाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रिविलेज कमेटी को भी जाए कि एक एमएनए की जो कैरेक्टर एसेसिनेशन हुई है उसका भी तदारक हो। तो ये रिवाज तो बनना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में आपने एक तरह की ऐसी हवा जो है वो चला दी है कि सारे सियासतदान करप्ट हैं, सारे सियासतदान बेईमान हैं, सारे सियासतदान जो है वो जितनी बुराइयां हैं दुनिया की वो सारी उनके दरमियान है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, मगर 2-4 लोग ख़राब होते हैं, इसमें शक नहीं है। लेकिन आप 342 के ऐवान में अगर चीज़ों को कैटेगराइज करेंगे तो हमें बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि सियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, उनको आज़ादी से किरदार अदा कर देना चाहिए। लेकिन ख़ुद सियासतदानों ने सियासत का जो सत्यानाश किया है वो भी पिछले कल परसों आपको नज़र आया आर्मी एक्ट तरमीम में, तो बिल्कुल कानों को हाथ लगा के वो लेट गए जिस तरह उनको कहा गया था। तो सियासत को आप स्ट्रेंथन करें। नहीं तो ये जो राना सनाउल्लाह की आज की स्पीच थी, ये तो बिल्कुल आईना दिखा रहे थे, आरसी दिखा रहे थे, हुकूमत को आईना दिखा रहे थे। तो ये इदारों पे इसका कोई असर पड़ेगा कि वाकई? सर मेरा ख्याल नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखे ना एएनएफ की तो क्रेडिबिलिटी रही थी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी से पहले, एएनएफ के हवाले से कोई उंगलियां नहीं उठती थी। एएनएफ को जितने लोगों को पकड़ती थी राना सनाउल्लाह हाई प्रोफाइल केस थे, ठीक है ना। उनके पीछे मुल्क की एक बहुत बड़ी जमात खड़ी थी जिसके पास सारे वसाइल हैं। बाकी जितने भी लोग पकड़े जाते हैं, मकसद ये कि मंशियात फरोश हो न हो, वो जिसको मंशियात फरोश कहते हैं उसके ऊपर स्टैंप लग जाता है। मुझे ये बताएं, नैब ने जितने लोग पकड़े हैं क्या सारे करप्ट हैं क्या? नहीं है ना। यही सबब था कि हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। तो यहाँ इशू ये है कि आपके ऊपर अगर मैं इल्ज़ाम लगा दूँ तो मुझे वो या तो साबित करना चाहिए, अगर मैं साबित न कर सकूं तो कम से कम मुझे पब्लिकली उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए और उसका हर्जाना देना चाहिए, उसका तदारुक करना चाहिए। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इसका कोई कल्चर नहीं है। ये एनएफ हो, एफआई हो, नैब हो, ये जितने इदारे जो भी काम कर रहे होते हैं वो उनके ऊपर एक ऐसी छतरी है, उनको कोई कुछ नहीं कहता। अब वो कितनी करप्शन करते हैं ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है। तो ये इदारों को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे। हुकूमत दिफाई पोजीशन में क्यों नज़र आ रही थी? मुराद सईद बोल ही नहीं सके उस पर, जो बस ऐसे ही घुमा फिरा के जान छुड़ा दी उन्होंने। सर मेरी बात सुने ना, जिस तरह वो गरजते बरसते थे, चीखो पुकार होती थी, उस तरह का आज सीन नहीं था मुराद सईद। ज़िंदगी या कुदरत का एक बुनियादी उसूल है ना, कुछ उसूल तय किए गए। आप सड़क पर भी जा रहे हैं ना तो आपको आगे भी देखना पड़ता है, पीछे देखना पड़ता है, साइडों में भी देखना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये बेमुहार हुकूमत थी, मुसलसल जो है वो लताड़ती हुई जा रही थी सबको, अब इनको कहा गया कि भाई बहुत हो चुका, अब थोड़ा इंसान बने, सीधे चले। आप देखें, मैं आपको बताऊं कि कल जो वज़ीर आज़म ने पहले भी इंसान थे, पहले नहीं सुने मैं सियासी उस मुहावरे में कह रहा हूं। ठीक है। कल वज़ीर आज़म ने तकरीर की, उसमें कहीं अपोजिशन का कोई जिक्र नहीं था, या इससे पहले करप्शन का राग भी बंद हो गया, सब बंद हो गया, बल्कि मामला ठीक हो गए।
تو یہ آپ دیکھے گا کہ یہ ماہ جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر ہاتھ بالکل ہونا رہے گا. ہاتھ ہوگا کیا, یہ ابھی جو ہے وہ بالکل مہینی ڈیٹ کی کہانی ہے. میرا خیال ہے آج وہی کام ہوگا. آج 10 ہے نا, 20 دن کی کہانی, 20 دن کی. یہ مارچ میں پھر اپنے اس پہ میرا خیال ٹریک پہ. اچھا, تو یہ اسپیکر نے جو کہا کہ یہ تحریری طور پر بھی اپنی تقریر جو ہے مجھے دے دیں, رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں دے دیتا ہوں, تو وہ اسپیکر آپ کو لگ رہا ہے کہ اسپیکر کوئی اس کا کوئی آگے کوئی تحقیقات, کوئی رپورٹ, کوئی فیکٹ فائنڈنگ آئے گی اس کی؟ سر پاکستان میں دیکھیں نا, ڈیموکریسی اتنی پاورفل تو ہی نہیں. اسپیکر کو ہم غیر جانبدار ادارہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ غیر جانبدار نہیں ہوتا. اس کی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہوتی ہے, وزیر اعظم کے وہ تابع دار ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی ان اسپیکر نے کافی چیزیں بہتر کی ہیں, لیکن یہ ان کے لیے بڑا امتحان ہوگا کہ اگر فرض کریں وہ کسی استحقاق کمیٹی کو بھیج دیں. کیونکہ اتحادی بھی رانا ثناء اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہاں نہیں, لیکن اتحادیوں کا ایشو نہیں ہوتا. ایشو یہ ہے کہ خود جو تحریک انصاف ہے وہ کس کے ساتھ کھڑی ہے. تحریک انصاف کی تو اب ایشو یہ ہے کہ فیض سیونگ کا وہ آئیں گے پیر کو شہر ارکان اور قرآن کی آیتیں بھی پڑھیں گے, درود بھی پڑھیں گے, اور پھر ٹکا کے جو ہے وہ بولنا شروع کریں گے. اس میں کتنا سچ ہوگا کتنا جھوٹ ہوگا وہ سارے لوگ سمجھتے ہیں. لیکن بدبختی باقی سیاسی جماعتوں کی حکمرانیوں کی اور ان کی میں صرف فرق یہ ہے کہ یہ وہ واحد ایسے وزیر ہوتے ہیں, دوسرے جھوٹ بولتے ہیں, لیکن یہ پہلے درود اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے میں, جس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں کہا کہ رعونت اس کے اندر بالکل رانا ثناء اللہ میں بری پڑی ہے ساری چیزیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی ارب پتی بھی قیدی ہو یا بیمار ہو تو وہ مظلوم بن جاتا ہے. تو آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے جب تک اس کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوتا. تو یہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ اسپیکر کو چاہیے کہ ان کا بھی ان کی کریڈیبلٹی کا امتحان ہے کہ وہ اس کو رولز پریویلیج کمیٹی میں بھیجیں, فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائیں, ڈی جی کو بھی بلائیں, این ایف کو, تو ساری چیزیں. چلیں, بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز, کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی. لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں, اور یہ حکمران ہمارے جو ہے واقعی جھوٹ بولنے سے پہلے کلمہ, درود اور قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے اس کے بعد جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے, اس قوم کی بدقسمتی سمجھی جا سکتی ہے. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.